आज ये फर्स्ट टेस्ट है। टॉपिक रहा था प्रागैतिहासिक काल। जैसा मैंने पहले बता दिया था आपको, इस टॉपिक में जो सवाल दिए हैं निर्धारित थे, उनके अलावा भी 10% एक्स्ट्रा रखा जाएगा। जिसमें लगभग मैंने 50 सवाल ऐसे रखे हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उनका जिक्र आया है। अब ये ऐसे हर टेस्ट में आते रहेंगे, ये नहीं कि जितना पढ़ा दिया वो ही आएगा। देखिए पहला सवाल देखिए, चित्रकला शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने किस धातु से मानी है? उत्तर है उसका कत धातु। कत कत धातु। प्रश्न नंबर 2, कत धातु का क्या अर्थ है? उत्तर में लिखिएगा सुंदर, कॉमा मधुर। इनमें से किसी ने एक भी लिखा है तो उसको राइट करेंगे। ये उसके विभिन्न रूप लिखवा रहा हूं मैं। एक भी लिखा है तो सही है वो। सुंदर, मधुर, कोमल या सुख लाने वाली, या सुख लाने वाली। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके शास्त्र में तथा किस शताब्दी में हुआ? उत्तर है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहली शताब्दी के लगभग हुआ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहली शताब्दी के लगभग हुआ। प्रश्न नंबर 4, लगभग हुआ। यस, और क्या होता है? हाँ तो छोड़, अरे तो अब लिखना है ना, उसका उत्तर लिखना है आपको। आप याद कैसे करेंगे? ये जो 50 क्वेश्चंस आपने क्लास में और मैंने अभी क्या बोला था कि मैंने बताया नहीं आप लोगों को, यही तो बोला है मैंने। ये तो काउंट होंगे ना सर? हाँ बिल्कुल काउंट होंगे। तो मैंने आपसे कहा भी तो 33 के लिए था भाई। 33 अंक लाने केवल आपको। आप 50 छोड़ दिए, 75 फिर भी बचते हैं आपके पास। 75 में से 33 कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो 33 के लिए बोला है ना। और ये हर पेपर में होगा या सही? 4 नंबर देखिए, अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए हुआ है? ललित कला तथा उपयोगी कला, दोनों के लिए हुआ है। ललित कला तथा उपयोगी कला दोनों के लिए हुआ है। 5वां सवाल है, कौशिकी ब्राह्मण में संगीत को क्या कहा गया है? शिल्प कहा गया है, शिल्प। अगला 6 नंबर सवाल है, क्षेमराज की शिव सूत्र विमर्शनी में वस्तु का रूप संवारने वाली विशेषता को क्या कहा गया है? कला कहा गया है। 7 नंबर देखिए, वात्स्यायन के कामसूत्र तथा शुक्र नीति आदि अन्य ग्रंथों में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन है? 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन है, 64। 8 नंबर देखिए, जैन ग्रंथों में कितने प्रकार की कलाओं का वर्णन है? 72 कलाओं का वर्णन है, 72। 9 नंबर, कला विलास पुस्तक किसने लिखी? कश्मीर के एक विख्यात पंडित क्षेमेंद्र ने लिखी। क्षेमेंद्र, हाँ बिल्कुल भाई। अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको सही करेंगे। क्षेमेंद्र पे कुछ भी चढ़ाया, 6 कैसी लिखी है उससे मतलब नहीं है हमारा। हाँ, और सही कर दीजिए, उसको काट करके सही लिख दीजिए और राइट है वो सवाल, गलत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक पे कोई अंक नहीं कटेगा। अगला देखिए 10 नंबर, क्षेमेंद्र की पुस्तक में किसका वर्णन है? विविध कलाओं का विशद वर्णन है। विविध कलाओं का विशद वर्णन है। क्षेमेंद्र की पुस्तक में कितनी उपयोगी कलाएं हैं? 11 नंबर सवाल था। 64 विशद वर्णन है। 11 नंबर, क्षेमेंद्र की पुस्तक में कितनी उपयोगी कलाएं हैं? 64। 12 नंबर देखिए,
किसी भी चतुराईपूर्ण कार्य को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। 13 नंबर, कला, ललित कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? नंबर 1 संगीत कला, नंबर 2 मूर्ति कला, नंबर 3 चित्रकला व वास्तुकला। चित्रकला व वास्तुकला, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला व वास्तुकला। सही कर दीजिए और सही लिखिए। हाँ, उसको सही कर दीजिए। किसी ने एक भी सही लिखा तो सही कर दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। 14 नंबर सवाल देखिए, यूरोप में कला को क्या कहा जाता है? आर्ट। आर्ट नीचे लिखा हुआ था 15 नंबर सवाल पर। कला, आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा व शब्द से मानी जाती है? लैटिन शब्द आर्स या आर्टेम। आर्स या आर्टेम। आर्स लिखा हुआ नीचे, आर्टेम भी लिखा हुआ, उत्तर लिखा हुआ है नीचे ही। इसमें कम से कम 30% उत्तर इसी में लिखे हुए हैं। 30% उत्तर पेपर में ही लिखे हुए हैं, अगर किसी ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी। अगला है, आर्स या आर्टेम शब्द किस धातु से बने हैं? अर्र धातु से। अर्र, ए के ए और रे लिखिए, रे के ऊपर भी उड़ने वाली रे लगाइए। अर्र धातु से, जिसका अर्थ होता है पैदा करना, बनाना या फिट करना। पैदा, हाँ लिख दीजिए, पैदा करना, बनाना या फिट करना। सत्य में सर 16 नंबर में लिखा है। अर्र धातु से, जिसका अर्थ होता है पैदा करना, बनाना या फिट करना। अगला लिखिएगा 17 नंबर देखिए, यद्यपि कला एक शाश्वत मानव क्रिया है, परंतु इसकी परिभाषा करना संसार भर में सबसे कठिन कार्य है। यह कथन किस ग्रंथ का है? ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया। हाँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया। ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया। ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया। 18 नंबर देखिए आप, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किस विद्वान का है? प्लेटो का है। इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लेटो का है। 19 नंबर है, कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? क्रोचे का है। क्रोचे, कैमेरे क्रोचे। 20 नंबर देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किस विद्वान का है? उत्तर है रविंद्रनाथ ठाकुर का है। रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर एक ही बात है वो। 21 नंबर देखिए, अपने में भावों की क्रिया रंग, रेखा, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, यह कथन किस विद्वान का है? टॉलस्टॉय का है। टॉलस्टॉय। टे आ और चंद बिंदु ले आदि से टे आ ये, टॉलस्टॉय। 22 नंबर देखिए, प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? रस्किन का है। रस्किन। रे आदि से छोटी की मात्रा के और ने, रस्किन। 23 नंबर देखिए, फ्रायड ने कला को क्या कहा है? दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कहा है। दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप कहा है। दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप। अगला देखिए, अपने व्यापकतम रूप में कला मानव की कर्तव्य शक्ति का किसी भी, ये मानसिक कर देना, इसमें गलत लिख गया है, मानसिक लिखा हुआ, मानसिक कर दो इसे। मानसिक तथा शारीरिक या आनंददायी या दोनों से युक्त वस्तु के निर्माण के लिए किया गया कौशल युक्त प्रयोग है, यह कथन किस विद्वान का है? श्री भोलानाथ तिवारी का है। श्री भोलानाथ तिवारी। श्री भोलानाथ तिवारी। 25 नंबर देखिए, कला शब्द का प्रयोग केवल किन कलाओं के लिए होता है? ललित कलाओं के लिए होता है। उत्तर है ललित कलाओं के लिए।
26 नंबर देखिए, कला की अभिव्यक्ति मनुष्य के मन में होती है, बाहर नहीं। यह किस विद्वान का कथन है? यह भी क्रोचे का है। इसका आंसर नीचे क्रोचे, नीचे लिखा हुआ देखो कैसे लिखा जाए क्रोचे। क्रोचे अथवा कुछ अन्य विद्वान कला को कितने प्रकार की मानते हैं? 2 प्रकार की मानते हैं, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला नंबर 2, ललित कला। नाम भी लिखे, ये बता दे कितने प्रकार की है। 2 प्रकार लिखा हुआ है, हाँ तो उसके सामने लिख दो नंबर 1 नंबर 2। हाँ सही है, राइट करो उसको और उसका उत्तर लिखो, उसको जानकारी है इसका। 28 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 28, उपयोगी कला व ललित कला को और किस नाम से पुकारते हैं? उपयोगी कला को कारू और ललित कला को चारू। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता रहता है। उपयोगी कला को कारू के आर रे के अंदर वाली रे लगे, ऊ लगेगी की मात्रा, कारू। नंबर 2 ललित कला, इसको कहते हैं चारू। सर दोबारा बताना 28 का। उपयोगी कला को बोलते हैं कारू, कारू। ललित कला को बोलते हैं चारू। ललित कला को मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में भारतीय दृष्टि कोण से कला को कितने भेद किए हैं? कला के कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए हैं। नंबर 1 बाह्य कला, नंबर 2 गोपनीय कला। बाह्य कला, नंबर 2 गोपनीय कला। 30 नंबर देखिए, बाह्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? अब इसमें कोई भी एक जिसने लिखा है उसको सही करेंगे, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उत्तर। चित्रकला, वास्तुकला, बढ़ईगिरी, सुनारी आदि। हाँ आपको तो सारे लिखने हैं, लेकिन अगर किसी ने इनमें से एक भी लिखा तो उसको राइट कर दीजिए। चित्रकला, वास्तुकला, बढ़ईगिरी, सुनारी आदि। चित्रकला, वास्तुकला, बढ़ईगिरी, सुनारी आदि। मूर्ति कला भी ऐसे उसको काट देगा। गलत, हटा दो उसको। अगला 31 नंबर देखिए, गोपनीय कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? गोपनीय कला के अंतर्गत लिखिएगा आलिंगन, चुंबन आदि। बत्तीस नंबर देखिए, सबसे पहले यूनान में किस विद्वान का नाम आता है जिसने कला का वर्गीकरण किया? प्लेटो। आदि पे बनेगी प्लेटो। भाषण शास्त्र में कला के उपयोगी और ललित होने के संकेत किसने दिए हैं? प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने जी। 34 नंबर देखिए 34, शिक्षा की दृष्टि से कला को कितने भागों में बांटा गया है? 2, व्यवसायिक कला, नंबर 2 उदाय कला। व्यवसायिक कला, उदाय कला, उदय आ यह। 35 नंबर देखिए, व्यवसायिक कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? अब जो मैं उत्तर बोल रहा हूं इनमें से किसी ने एक भी लिखा है तो उसको सही कर देंगे, जो इनके अलावा लिखे हैं उनको कट कर देंगे, एक लाइन कैच करके। उत्तर में लिखिए रंगाई, छपाई, मिस्त्रीगिरी, सुनारी आदि। सुनारी आदि। उदार कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? उदार में आएंगी संगीत, तर्क, व्याकरण, भाषण। दोबारा देखिए, संगीत, तर्क, व्याकरण, भाषण। सैंतीस नंबर देखिए, FA फेलो आर्ट,
BA बैचलर ऑफ आर्ट, MA मास्टर ऑफ आर्ट किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? उत्तर लिखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत आते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत आते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत आते हैं। अड़तीस नंबर देखिए, रूपात्मक कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं? उत्तर लिखिए मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला आदि। क्यों कहते हैं रूपात्मक कला? क्योंकि इनको देखा जा सकता है, इसलिए रूपात्मक कलाएं हैं। जी। ठीक है, जिनको देखा नहीं जा सकता वो कौन से? हाँ, अरूपात्मक है, वो अमूर्त है। ठीक है, अगला देखिए 39 सवाल, गत्यात्मक या गति के आधार पर कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? संगीत कला तथा काव्य कला, संगीत कला तथा काव्य कला। 40 नंबर देखिए, मूर्त कला के अंतर्गत कौन कौन सी चित्र आते हैं? इसमें आएगा मूर्ति कला, मूर्त कला के अंतर्गत आएंगे मूर्ति चित्र, मूर्ति चित्र। अगला देखिए 41 नंबर, अमूर्त कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? काव्य और संगीत, काव्य और संगीत। 42 नंबर देखिए, अनुकरण किए बिना ही चित्र की रचना करना क्या कहलाता है? हाँ, सूक्ष्म कला, सूक्ष्म कला, अबस्ट्रैक्ट आर्ट भी बोलते हैं इसे, अबस्ट्रैक्ट आर्ट। 43 नंबर देखिए, मूर्ति कला किस पर आधारित है? अनुकरण पर। मूर्ति कला किस पर आधारित है? अनुकरण पर। अगला, अनुकरण का आधार न लेने वाली कलाओं को क्या कहते हैं? वास्तुकला, वास्तुकला। 45 नंबर देखिए, अनुकरण का आधार न लेने वाली कलाओं को गुर्ने ने क्या नाम दिया है? रिप्रेजेंटेटिव, 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 रिप्रेजेंटेटिव तथा प्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव तथा प्रेजेंटेटिव नाम दिया है। छियालीस नंबर देखिए 46, अलंकरणात्मक कलाओं में कौन सी कला है? श्रृंगार कला है, श्रृंगार। 47 नंबर देखिए, आत्माभिव्यंजक, आत्माभिव्यंजक कला में मनुष्य क्या करता है? मनोभावों को रखता है, मनोभावों को रखता है, जैसे कविता करता है, नृत्य करता है आदि। मनोभावों को रखता है जैसे कविता और नृत्य। सर लिख दिया है कि मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाई आत्मा व्यंजक में क्या करेगा? कविता करेगा, नृत्य करेगा, मनोभावों को रखता है उसमें। अगला लिखिए, हीगेल के अनुसार ललित कला के कितने रूप हैं? हीगल के अनुसार ललित कला के कितने रूप हैं? 3। नंबर 1 प्रतीकवादी, छोटा छोटा लिखेंगे, अगर छोटा नहीं लिख पा रहे हैं तो पीछे लिखिए, उसी पेज के पीछे भी जगह खाली है, वहां नंबर डालिए, प्रश्न नंबर, इसका उत्तर। प्रतीकवादी वैसे इसी में आ जाएगा, इतनी जगह छोड़ी हुई है। नंबर 2 अभित्याजवादी, अभी जय आ आदित्य, ये
अभिजातवादी या शास्त्रीय, अभिजात्यवादी या शास्त्रीय। नंबर 3 स्वच्छंदतावादी, स्वच्छंदतावादी या भावात्मक, स्वच्छंदतावादी या भावात्मक। उनचास नंबर देखिए 49, किस कला से भाव पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो जाते हैं? प्रतीकवादी कला से, प्रतीकवादी कला से। पचास नंबर देखिए, सर्वश्रेष्ठ कला काव्य है, उसके बाद संगीत, उसके बाद चित्र, उसके बाद मूर्ति तथा अंत में वास्तुकला है। यह किस विद्वान के अनुसार है? बर्सफोल्ड, बर्सफोल्ड, बर्सफोल्ड। बर्स, बर्स बै, उड़ने वाली रे और से सपेरे वाली से, बर्स फोल्ड। अगला लिखिए 51 नंबर, किस पुराण में चित्रकला को ही श्रेष्ठ माना है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार में भी श्रेष्ठ ही माना है। सम्रांगण सूत्रधार दोनों ही लिख लीजिए, सम्रांगण सूत्रधार में भी श्रेष्ठ माना है। सम्रांगण सूत्रधार। बावन नंबर देखिए, शैली शब्द का अंग्रेजी पर्याय क्या है? स्टाइल है। बावन नंबर का उत्तर यहीं लिख दीजिए, चलो यहीं आ जाएगा, थोड़ा सा और इसमें थोड़ा लिख लीजिए। स्टाइल है जो लैटिन के स्टील्स, जो छोटा छोटा लिखिएगा, जो लैटिन के स्टील्स शब्द का अपभ्रंश है, जो लैटिन के स्टील्स शब्द का अपभ्रंश है। हाँ, स्टील्स, स्टील और से और लगाइए, स्टील्स का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है नुकीली पतली सलाका, नुकीली पतली सलाका, छोटा छोटा लिख दीजिए, आ जाएगा। नुकीली पतली सलाका। सलाका, सलाका किसे कहते हैं ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक नुकीली, जैसे ये नुकीली है, ऐसी लोहे की सलाई होती है, सलाई। जैसे मान लिया मोम का चित्र बनाना है तो मोम की एक दीवार बनाएंगे पहले, उसके ऊपर सलाका से जहां भी चित्र बनाना, चित्र बनाएंगे तो वहां से क्या होगा, मोम वहां से हट जाएगा, वो सलाका। अब 53 नंबर देखिए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 3 भागों में। 54 नंबर, भारत में प्रागैतिहासिक काल एक मिनट थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा पहले, फिर मैं भूल जाऊँगा इसको। 49 नंबर सवाल था, किस कला में भाव पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो जाते हैं? भाव क्या है, मैं इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, जैसे ध्यान दीजिए थोड़ा सा मेरी तरफ। भाव दिखाना है, भाव कैसे दिखाएंगे आप? मान लीजिए कोई चित्र बनाना है आपको, चित्र बनाएंगे, चित्र बना दिया, किसी भिखारी का चित्र बना दिया। अब भिखारी का चित्र कैसे बनाएंगे? अब जिनसे पूछेंगे उसका उत्तर वही देंगे। आप बताओ दामिनी, कैसे बनाएंगे? जब यहाँ भाव शब्द आया है ना, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ेगा अभी। कैसे दिखाएंगे आप बताओ, आप बता सकती हैं। उसकी वेशभूषा फटी होनी चाहिए, उसके हाथ में कपड़ा होना चाहिए और उसके फेस पे एक्सप्रेशन जो है उसका दुख वाला होना चाहिए। दुख वाला होना चाहिए। और वेशभूषा
उसके बॉडी स्ट्रक्चर से गरीब आदमी भी हो सकता है ये। जी जैसे कटोरा जो उसका मुख्य पात्र है, कटोरा जो पहचानने मुख्य के पात्र है, पहचान के लिए। हाँ, वो कटोरा कोई गरीब आदमी के पास नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता गरीब आदमी के पास चलिए, कटोरा। जो भीख मांग रहा है तो उसमें ऐसे ही दिखाना है, भिखारी से। और कौन बताएंगे? दयनीय भाव, भाव दयनीय हाँ होना बोलिए चाहिए। बोलिए बोलिए। दयनीय भाव होता है उसके अंदर कि- दयनीय, हाँ यही तो भाव ही तो दिखाना है। कैसे दिखाएंगे उस दयनीय भाव को? कैसे पता चलेगा ये गरीब है या भिखारी है? सर उसका अभी इनकी बात पूरी हो जाने दो। एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरह के दिखाएंगे ना कि बिल्कुल, जैसे भाव ही है, जो भी है ना वो भाव ही है, समझ लीजिए। और उस भाव को ही दिखाना है। भाव को कैसे दिखाएंगे आप बताएं, कौन बताएंगे? कौन बताएंगे भाव को कैसे दिखाएंगे? मतलब उसका पैर हाँ, पैर बोल। दिखा सकते हैं, यस, पैर या हाथ कटा है अपाई पैर आप- हाँ, हाथ कटा हुआ जो है वो किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी अमीर आदमी का भी कट सकता है हाथ या पैर। में तो डंडा भी होता है। चेहरे पे उनके डंडा किसी असहाय व्यक्ति के पास भी हो सकता है, जो सर हम चलने उसे में नीचे असमर्थ ना हो। बैठ के बनाएंगे। नीचे जो बैठा अमीर हुआ- आदमी नहीं बैठ सकता। जो सर रोड पे, सर रोड पे नहीं, नीचे तो अमीर आदमी बैठ सकता है। मान लीजिए चलो कोई व्यवस्था नहीं है उसकी, तो अमीर आदमी वो नीचे बैठ गया, खाना खा रहा नीचे बैठ करके। मान लीजिए कहीं आप नहीं, वो पिकनिक पे मांग कहीं रहा है, नीचे बैठ सर। के खाना खा रहे हैं तो आप भिखारी हैं। और उसके पेट पे पीड़ा भूख का भाव होना चाहिए। अच्छा, भूख का कैसे भाव दिखाएंगे? मतलब थोड़ा उसको कमजोर दिखाएंगे। पीड़ा, भिखारी को पीड़ा होती है। मतलब भूख होगी तो पूरी पीड़ा ही होगी ना, अगर हमें भूख लगेगी नहीं तो किसी भी व्यक्ति को पीड़ा हो सकती है। जितने व्यक्ति गए थे अभी लॉकडाउन में उनको पीड़ा नहीं थी, वो सब भिखारी थे। सर और क्या होंगे? तो वो अभी इसने यही बोला भाव। अब उस भाव में घुसिए ना, क्या है भाव? अभी किसी ने बोला था उसमें क्या दिखाएंगे? जैसे मान लीजिए किसी भिखारी का चित्र बनाना है। सर कपड़े की थैली बनी हुई हाँ, वेरी गुड, ये सबसे मुख्य बिंदु है। उसके जो कपड़े बनाएंगे ना वो फटे हुए तो किसी के हो सकते हैं। अब तो अमीर अमीर व्यक्ति फटी हुई जींस पहनते हैं भाई, वो भिखारी थोड़ी है। उसका भाव दिखाएंगे, उसके जगह जगह कपड़ों पर थेगली लगी हुई दिखाएंगे, ठीक है। उसके कमर झुकी हुई दिखाएंगे, थोड़ी सी दाढ़ी उसकी हल्की फुल्की बढ़ी हुई दिखाएंगे। जो उसके हाथ में डंडा है ना वो मजबूत नहीं होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाएंगे। और जिस भी क्षेत्र पर, जिस भी जगह पर वो बैठा है उसके पास कोई गंदा कुचैला सा कपड़ा रखा हुआ दिखाएंगे, ठीक है। जो उसके हाथ में बर्तन है वो साफ सुथरा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाएंगे, टूटा फूटा। और उसके पीछे वीराना दिखाएंगे, पीछे सूखा हुआ पेड़ दिखाएंगे या कुछ ऐसा दिखाएंगे। तब लगेगा, तब आएगा उसमें भाव है, भिखारी का भाव है। नहीं तो कोई समझ ले, कोई ये भी तो समझ सकता है कोई गरीब आदमी है, उसका भाव दिखाना। चित्र में भाव ही दिखाना होता है। भाव प्रधान चित्र जो होते हैं, भाव अगर कोई व्यक्ति सही से दिखा पाए, एक चित्रकार में, एक चित्रकार के भाव में और एक जो पेंटर होते हैं उनके चित्र में यही अंतर होता है। जो चित्रकार होता है वो मन स्थिति होती है उसकी, वो अपने पूरे भाव से उस चित्र को बनाएगा। जो पेंटर होता है, जो दीवारों पर पेंट करता है, उसमें कोई भाव नहीं होगा, वो उसका वर्क है, वो उसे कर जाएगा, जैसा आप दोगे वैसा बना करके चला जाएगा। यही अंतर है भाव में, यही इसमें बोला है। अब आगे लिखो। प्रागैतिहासिक वाला देखिए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। हाँ, 3 काल में, वेरी गुड। भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज का समारंभ सर्वप्रथम किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने किया, नाम भी लिख सकते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्र, नाम कार्लाइल, काकबर। अगला देखिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन काकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को। नीचे लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज का श्रेय जॉन काकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल को जाता है। आर्चिबाल्ड कार्लाइल को जाता है। 56 नंबर देखिए, काकबर्न व कार्लाइल ने प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किस सन में की थी? 1880 में की थी। इनके देख करके लिखिए, वहां लिखा हुआ है आसपास, जो मैं उत्तर बोल रहा हूं वो सही सही लिखिए बिल्कुल। 1880 में, 1880 में। 57 नंबर सवाल देखिए, प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहां पर स्थित हैं?
प्रागैतिहासिक शिला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? 57 नंबर देखिए। प्रागैतिहासिक शिला क्षेत्र कैमूर की पहाड़ियों में, कैमूर की पहाड़ियों में। पहाड़ी भी लिखा तो सही है। हाँ, आगे कैमूर लिख दो। पहाड़ियों में मध्य प्रदेश जो, हाँ, मिर्जापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में है। मिर्जापुर के निकट विंध्य क्षेत्र में है। अगला देखिए 58 नंबर। मिर्जापुर के विंध्य क्षेत्र में किसके चित्र प्राप्त हुए हैं? बारहसिंगा, इनमें से किसी ने एक भी लिखा तो सही कर दीजिएगा। बारहसिंगा, सांभर, कॉमा लगा करके, तथा गैंडे के शिकार के चित्र, तथा गैंडे के शिकार के चित्र। 59 नंबर देखिएगा। हाँ, थोड़ा तेजी से चलाइए। गैंडे के शिकार के चित्र। 59 नंबर देखिए। एक गैंडे के शिकार का चित्र है जिसमें 6 आदमी भाले से हमला कर रहे हैं। यह चित्र कहाँ पर है? विजयगढ़ दुर्ग के पास हरनी हरना नामक गुफा में है। विजयगढ़ दुर्ग के पास हरनी हरना नामक गुफा में है। जो भी सवाल पढ़ाते समय छूट जाते हैं उनको टेस्ट पेपर में डाल दिया जाता है, ठीक है? इसलिए टेस्ट पेपर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से उसको करिए। विजयगढ़ दुर्ग के पास हरनी हरना नामक गुफा में है। 60 नंबर देखिए। लौह फलक का भाला तथा शिकार का चित्र कहाँ मिला है? लोहरी गुफा में। लोहरी गुफा में। किसी ने मिर्जापुर लिखा तो उसे काट दो। अगला देखिए 61 नंबर। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में गैंडे के शिकार का चित्र कहाँ मिला है? विजयगढ़ दुर्ग के से लगभग 3 मील, विजयगढ़ दुर्ग से लगभग 3 मील और सोन नदी से 5 मील दूर घोड़मंगर नामक स्थान पर। घोड़मंगर लिख दीजिए आप डायरेक्ट, चाहे घोड़मंगर नामक स्थान पर 17 मार्च 1883 को मिला था। 17 मार्च 1883 घोड़मंगर नामक स्थान पर 17 मार्च 1883। अगला देखिए। केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में किसका लेख प्रकाशित हुआ? काकबर्न का। काकबर्न। दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का परिचय किस लेख से मिलता है? 1892 के न्यू इंपीरियल एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू में एफ फासेट इसी में ही है कि सर जैसे मैंने इस बुक का और लेख का नाम लिखा मगर लेखक वो का ठीक है। अगर इतना लिखा तो ठीक है। वो अगर किसी ने नियर बेल्लारी भी लिखा तो भी ठीक है उसका। सर किसी ने नाम नहीं लिखा मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है। बस लेखक का नाम। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पूरा लिख दो आप उसका। प्री हिस्टोरिक रॉक पिक्चर्स नियर बेल्लारी लेख से मिला है। एफ फासेट के प्री हिस्टोरिक रॉक पिक्चर्स नियर बेल्लारी लेक से मिला है। 64 नंबर देखिए। सरहद, करियाकुंड और करपटिया नामक गांवों के पास शिला चित्रों की खोज किसने की? हाँ, 1907 में ICS अधिकारी थे C.A. सिल्वेराड। एक ICS अधिकारी थे C.A. सिल्वेराड। 65 नंबर देखिए। किन गुफाओं को सर्व प्राचीन मानव निवास बताया गया है? सन 1911 ईस्वी के मिर्जापुर
के गजेटियर में, मिर्जापुर के गजेटियर में सोन नदी की घाटी की चित्रित गुफाओं को, सर हमने सोन नदी, हाँ बिल्कुल ठीक है, अगर सोन नदी लिखा है तो सोन नदी की चित्रित गुफाओं को, सोन नदी की चित्रित गुफाओं को। 66 नंबर देखिए, किस विद्वान ने सिंगनपुर के महत्वपूर्ण शिला चित्रों की जिसमें बहुत सी मानवाकृतियां प्राप्त हुई 1910 में W. एडरसन द्वारा, 1910 में W. एडरसन द्वारा। सर आधा नाम सही है, आधा नाम अगर किसी ने एडरसन लिखा तो सही कर दीजिए, लेकिन आधा नाम सही है, आधा नाम हाँ पूरा सही लिख दो और सही करिए उस सवाल को। A few prehistoric relics and the rock paintings of सिंगनपुर रामगढ़ स्टेट सीपी इंडिया में किस विद्वान ने प्रकाशित किया? 1931 में सर्वप्रथम अमरनाथ दत्त ने, अमरनाथ दत्त ने, बोलिए। 1931 में सर्वप्रथम अमरनाथ दत्त ने। 68 नंबर देखिए, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने वह विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? लेफ्टिनेंट कर्नल डीएच गार्डन को, लेफ्टिनेंट कर्नल डीएच गार्डन को। गार्डन भी ठीक है, किसी ने गार्डन ही लिखा वो भी ठीक है, यही समझता है वो, उसको जानकारी है। इंडियन आर्ट एंड लेटर्स की 10वीं वॉल्यूम में जो 1936 में छपी गार्डन का कौन सा लेख प्रकाशित हुआ? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। गार्डन के पंचमढ़ी के कितने छायाचित्र व रेखाचित्र तैयार करवाए? 50 छायाचित्र तथा 300 रेखाचित्र, 50 छायाचित्र तथा 300 रेखाचित्र। 50 ही है, 300 रेखाचित्र। 71 नंबर देखिए, एच ब्रॉडरिक की प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में प्रकाशित हुई। इसमें 3 प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? नंबर 1 लिखिएगा, सिंगनपुर का आखेट का दृश्य। नंबर 2 लिखिएगा, होशंगाबाद का भैंसा। नंबर 3 लिखिए, मिर्जापुर का घायल सुअर। एक भी लिखा तो सही कर दीजिए। सिंगनपुर का आखेट का दृश्य, होशंगाबाद का भैंसा, मिर्जापुर का घायल सुअर। 72 नंबर देखिए, स्टुअर्ट पिकार्ट ने किस ग्रंथ में प्रागैतिहासिक चित्रों की विवेचना की जो 1950 में प्रकाशित हुआ था? प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। 73 नंबर देखिए, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक प्रीमेटिव आर्ट में प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया शीर्षक से भारत की प्रागैतिहासिक कला का परिचय किया? 1940 में लियोनहार्ड एडम ने, लियोनहार्ड एडम सर 1940 जी, 1940। अगर नाम ही लिखा है सर, हाँ लिख दो, ये तो 2-2 3-3 सवाल हैं एक सवाल में। लियोनहार्ड एडम। जब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो उसमें इतना नहीं पूछा जाएगा, एक ही चीज पूछी जाएगी। 1940 पूछा जाएगा या एडम पूछा जाएगा, ये 2 सवाल एक साथ हैं। अवर हेरिटेज इन आर्ट नामक पुस्तक में किस चित्रकार ने प्रागैतिहासिक चित्रकला पर कलात्मक ढंग से प्रकाश डाला? हाँ, असित कुमार हल्दर ने डाला। हल्दर लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, हल्दर। इंडियन आर्कियोलॉजी में किस किस विद्वान ने शोध कार्य किए? अब इसमें किसी ने एक भी लिखा, सही करिएगा। श्री वी.एस. वाकणकर, आर.पी. जोशी, एम.आर. खरे। आरपी जोशी है, आरबी जोशी। आर.पी. जोशी। जिसने जोशी लिखा खाला वो भी ठीक कर दीजिए खाली। सर मैंने जोशी खरे, हाँ वो ठीक है, हाँ जोशी खरे लिखा वो भी सही है। वाकणकर, जोशी, खरे, वी.एस. वाकणकर, आर.पी. जोशी, एम.आर. खरे। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की? इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आता पेपर में। बुरस्फोट नामक विद्वान ने मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर की थी। खाली नाम भी लिखा सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, पल्लवरम नाम ही पूछा जाता है वैसे। बुरस्फोट पूछा जाता है, किसने की, कहाँ बुरस्फोट ने कहाँ पर की? पल्लवरम में। 2 सवाल है।
मध्य प्रदेश में मोरना जनपद के पहाड़गढ़ शिवपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र मिले। किसे मिले? हाँ, डीपीएस द्वारिकेश को। कौन थे? अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे डीपीएस द्वारिकेश। 78 नंबर देखिए, चित्रों की आयु किस विधि से सिद्ध होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग। आदि मानव के चित्र बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे थे? भय, एक भी लिखा, सही करिए। भय, जादू टोना, चिर स्मृति, विजय एवं सौंदर्य आदि। एवं सौंदर्य आदि। 80 नंबर देखिए, भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य कब और किसने प्रकाशित किया? भीमबेटका की गुफाओं का रहस्य कब और किसने प्रकाशित किया? 30 सितंबर सन 1973 के धर्मयुग साप्ताहिक में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। हाँ लिख दो, और बाकी का तुम लिख दो। 30 सितंबर 1973 में धर्मयुग साप्ताहिक में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। हाँ, होशंगाबाद और भोपाल के बीच। उबैदुल्लागंज स्टेशन, वो भी ठीक है, लेकिन पूरा लिख दो आप उसको। होशंगाबाद और भोपाल के बीच उबैदुल्लागंज स्टेशन। उबैदुल्लागंज स्टेशन के दक्षिण में। उबैदुल्लागंज स्टेशन के दक्षिण में। अगला देखिए, भीमबेटका की गुफाएं लगभग कितनी हैं? 600 से अधिक हैं। 600 से अधिक हैं। पहले कितनी थी? 500 थी। लगातार खुदाई होती रहती है तो बढ़ती रहती है। भीमबेटका की गुफाएं कितने क्षेत्र में फैली हैं? लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में। 84 नंबर सवाल देखिए, भीमबेटका की गुफाओं में कितनी गुफाएं चित्रित हैं? 475। अब तक भीमबेटका की कितनी गुफाओं का उत्खनन हो चुका है? 10 गुफाओं का। 86 नंबर देखिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है? वीएस वाकड़कर को। भीमबेटका कौन थे वाकड़कर? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, हाँ, पुरातत्व जो विभाग है उसके अधीक्षक थे। 87 नंबर देखिए, भीमबेटका की अधिकतर गुफाएं किस काल की हैं? मध्य पाषाण काल की हैं। भीमबेटका के अधिकतर चित्र किस रंग के हैं? लाल व सफेद। कुछ चित्र हरे व पीले रंग के भी हैं। लाल व सफेद रंग के हैं। कुछ चित्र वहाँ पीले रंग के भी हैं, हरे व पीले रंग के भी हैं। और कहीं काला रंग भी दिखाई देता है। 89 नंबर देखिए, भीमबेटका के चित्रों को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में। नंबर 1 मध्य, ताम्र, प्रारंभिक और उत्तर ऐतिहासिक। मध्य, ताम्र, प्रारंभिक, उत्तर ऐतिहासिक। 90 नंबर देखिए, सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र कहाँ मिले? कैमूर की पहाड़ियों में मिले। सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र कहाँ मिले? कैमूर की पहाड़ियों में। 91 नंबर देखिए, लिखुनिया 2 किस नदी के तट पर है? सोन नदी। लिखुनिया 2 किन नदियों के संगम पर है? गरई व भलडरिया। गरई व भलडरिया। एक को तुम सही कर दो, सही करोगे सवाल को। गरई व भलडरिया। लिखुनिया 2 में कौन सा चित्र सबसे सुंदर है? हाथी के शिकार का। लिखुनिया 2 के पास एक पिकनिक स्थल है, उसका नाम क्या है? विडम। एक आदमी हाथ में जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना कर रहा है। चित्र कहाँ पर है? मिर्जापुर में, लोहरी नामक स्थान पर है। जी जी जी, मिर्जापुर में, हाँ सही लिखा है।
लोहरी नामक स्थान पर, लोहरी नामक स्थान पर लिखवाया है, लुकुनिया नहीं। उत्तर प्रदेश में किस विद्वान ने सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज की? सिल्वेराड ने। सिल्वेराड। होशंगाबाद पंचमढ़ी से कितने मील दूर व किस नदी के तट पर स्थित है? 45 मील दूर है और नर्मदा नदी के तट पर है। 45 मील दूर है, नर्मदा नदी के तट पर है। पंचमढ़ी के पास किस नाम की पहाड़ी है? आदमगढ़। आदमगढ़ महादेव। 99 नंबर देखिएगा। हल्के पीले रंग का एक विशाल हाथी कहां पर है? पंचमढ़ी में है और आदमगढ़ में भी लिख सकते हैं, होशंगाबाद के आदमगढ़ में भी है। खाली होशंगाबाद है। हाँ सही कर दो, होशंगाबाद के आदमगढ़ में भी है। 100 नंबर देखिए। पंचमढ़ी से एक बड़े भैंसे का चित्र मिला है, उसकी माप क्या है? 10 गुणा 6 फीट आकार का है। 10 गुणा 6, 10 गुणा 6 फीट। छलांग लगाते बारहसिंगा चित्र कहाँ पर है? किस रंग की रेखाओं से उकेरा गया? होशंगाबाद में है और पीले रंग की रेखाओं से उकेरा गया है। होशंगाबाद में है, पीले रंग की रेखाओं से उकेरा गया है। अगला है, सिंगनपुर के अधिकतर चित्र किन रंगों से बने हैं? सर खाली होशंगाबाद लिखा है तो ठीक है, ठीक कर दो। सिंगनपुर के अधिकतर चित्र किन रंगों से बने हैं? गेरू व रामरस जैसे खनिज रंगों से बने हैं। गेरू व रामरस जैसे खनिज रंगों से। हाँ लाल ही होता है गेरू। गेरू सही है। पहाड़गढ़ के चित्र किस नदी के तट पर है? असान नदी। आन है, असान नदी के तट पर है। पहाड़गढ़ की गुफाएं किस से भरी पड़ी हैं? मधुमक्खियों के छत्तों से। मधुमक्खियों के छत्तों से। मिर्जापुर की दरी गुफाएं किस नदी के तट पर है? गरई नदी के तट पर है। गरई, गैर है और बड़ी की मात्रा गरई। शाहबाद व चक्रधरपुर चित्रित स्थान किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। अलनिया शैल चित्र किस मार्ग पर स्थित है तथा किस नदी के तट पर है? दिल्ली बम्बई रेल मार्ग पर है और अलनिया नदी के तट पर है। दिल्ली बम्बई रेल मार्ग पर है और अलनिया नदी के तट पर है। ऋषिमुख पर्वत के में आदिम चित्रों की खोज किसने की? श्री एवं श्रीमती अलचिन ने 1955 में की थी। श्री एवं श्रीमती अलचिन ने 1955 में की थी, जो लंदन विश्वविद्यालय के हैं। ये दोनों ही लंदन विश्वविद्यालय के हैं दोनों। श्री एवं श्रीमती अलचिन ने 1955 में, दोनों ही लंदन विश्वविद्यालय के हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वाधिक लुभावनी विषय वस्तु क्या रही है? आखेट। 110 नंबर देखिए। प्रागैतिहासिक कला का कलाकार क्या था? जादूगर था। तो रेखाओं के माध्यम से ही सारे चित्र बना लेता था। आदिम चित्रकला का चित्रतल क्या होता था? समस्त दीवारें व छत। शिलाएं भी ठीक है। जो दीवारें और छत थी वो शिलाओं की ही बनी हुई थी। क्या आदिम कलाकार के चित्रतल का कोई सीमांकन होता था? नहीं होता था। वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी छोटा बनाता था, जितना मर्जी बड़ा बना सकता था। आदिम चित्रों में अधिकतर किन रंगों का प्रयोग हुआ है? गेरू, रामराज, काजल व खड़िया रंगों का प्रयोग हुआ है। अगर किसी ने खनिज रंग लिखे खाली तो वो भी सही है। नहीं नहीं वो नहीं। गेरू, रामराज, काजल नाम पूछ रहा है ना। अगर खनिज रंग लिखा है तो सही है। नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। गेरू तो ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में पक्षियों के रूप में किनका चित्रांकन मिलता है? मोर ही अधिक चित्रित है और कहीं कहीं बत्तख भी देखने को मिलती है। मोर, अधिकतर मोर है और कहीं कहीं बत्तख भी देखने को मिलती है। 115 नंबर देखिए। प्रागैतिहासिक कला में पशुओं को किस रूप में चित्रित किया गया है? मानव परिवार के सहचर, सहचर के रूप में तथा आखेट के दृश्यों में प्रयोग किया गया है। मानव के सहचर व सदस्य के रूप में तथा आखेट के रूप में चित्रित किया गया है। आखेट अगर मैंने शिकार लिखा है तो सही। आखेट का अगर शिकार के रूप में। हाँ शिकार और आखेट एक ही तो है। 116 देखिए। प्रागैतिहासिक
जैसे चित्र और कहाँ पर मिले हैं? स्पेन और रोडेशिया में। स्पेन और रोडेशिया, रोडेशिया, सिंगापुर, कबरा पहाड़, हाँ स्पेन और रोडेशिया तो बोल रहे हैं। सिंगापुर, कबरा पहाड़ तथा रायगढ़ क्षेत्र में किसका चित्रण नहीं मिलता है? धनुर्धरों का नहीं मिलता। स्पेन और फ्रांस भी लिखा है तो भी ठीक नहीं है। स्पेन तो है, स्पेन है भाई, रोडेशिया। 117 तो ही बोला ही नहीं है। सिंगापुर, कबरा पहाड़, रायगढ़ क्षेत्र में किसका चित्रण नहीं मिलता? धनुर्धरों का नहीं मिलता। अगला 18 देखिए, सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी क्षेत्र में। 119 देखिए, अश्व चित्रण अधिक कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, बांदा और मिर्जापुर। कोई एक भी लिखा तो सही कर देंगे। पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, बांदा और मिर्जापुर। किस क्षेत्र में अश्व चित्रण नहीं मिलता? रायगढ़ क्षेत्र में नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक कला चित्रों की कोई एक विशेषता बताइए। 2 लिखी हुई है, एक भी लिखी है किसी ने तो सही कर दीजिए। चित्र कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर बने हैं। नंबर 1 लिख दीजिए, चित्र कुछ विशिष्ट विषय के आधार पर बने हैं। नंबर 2 लिखिए, इन चित्रों में प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती है। इसके अलावा भी लिख सकते हैं कुछ भी, इसमें विशेषता बहुत सारी हैं। हाँ वो भी ठीक है। यस, हाँ रेखा प्रधान वो बिल्कुल ठीक है, विशेषता है। वो भी ठीक है जी। कोई भी एक विशेषता आ सकती है, बहुत सारी हैं इसमें। ठीक है, 2 पूछिए, 1 पूछिए तो 1 ही लिखेंगे ना, तो वो अलग अलग हो सकती है लेकिन होनी चाहिए उससे संबंधित। हाँ बिल्कुल देंगे। 122 देखिए, प्रागैतिहासिक कला के चित्रण किस रंग से बने हैं? केवल काले, लाल, पीले या सफेद रंग से? केवल काले, लाल, पीले या सफेद रंग से। प्रागैतिहासिक कला के चित्रों में कहीं किस पद्धति का प्रयोग किया गया है? छेपांकन। छेपांकन, स्टेंसिल, इंपॉर्टेंट सवाल है, बता भी दिया था मैंने इसमें। छेपांकन क्या है? हाँ यह जो छापा जाता किसी भी चीज से, वो कागज से भी हो सकता है, किसी मेटल से हो सकता है, या किसी लकड़ी से भी हो सकता है। क्या उसको रख करके स्प्रे करके भी बनाया जा सकता है। प्रागैतिहासिक कला के रंगों को किसमें मिलाकर लगाया गया है? पशुओं की चर्बी। कहाँ की गुफाओं में प्रागैतिहासिक कला चरम परिणति पर पहुंची प्रतीत होती है? भीमबेटका की। हाँ तो सही है, पशुओं की चर्बी हो, उसमें बर्तन नहीं पूछ रहा। हाँ उससे सही कर दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए। सही गिन लीजिए, जिन पे राइट का निशान लगाया उनको गिन करके पीछे लिख दीजिए कितने सही हैं। बस आपको सही लिखना है, कितने सही हैं।